हेलो फ्रेंड। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल के हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, जिसमें हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का ओवरव्यू लिए थे, है ना। कि पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, है ना। जैसे कि आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में ही हुआ। हस्त कुल्हाड़ी हैंडेक्स कहते हैं पूर्व पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल जो था ये संक्रमण का काल रहा, है ना। इसमें जो औजार होते थे वो छोटे छोटे बनने लगे थे, जिसको मैक्रोलिथ कहा जाता था, है ना। नवपाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसीलिए नवपाषाण काल में, जैसे कि नवपाषाण काल में था उसमें औजार छोटा हो गया, उस पर पॉलिश आ गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और फिर लोग गुफा से थी इधर आ गए, बस्ती तरफ आ गए, रहने लगे, आवास बनाकर रहने लगे, है ना। पहिया का आविष्कार कर लिए, बस्ती का विकास हो गया। अब चाक का आविष्कार हुआ, है ना। और चाक से मतलब पहले मिट्टी का बर्तन वो हाथ से ही सिंपल बना दिया जाता था, मगर फिर चाक से मिट्टी का बर्तन बनने लगा। उसके बाद फिर कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, है ना। वो कुल्हाड़ी जो अभी चलता है ना, वो मैंने पत्थर का ही रहता था, मगर कुछ उसी टाइप का, है ना। तो इसे भी यही सब रीजन था जिसके कारण से हम लोग नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहते थे। बहुत परिवर्तन आया था नवपाषाण काल में। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि भारत में पूर्व पाषाण काल, तो ये तो था, ओवरव्यू था कि हाँ क्या होता है, पूर्व पाषाण काल क्या था, नवपाषाण काल क्या था, किस में क्या आविष्कार हुआ था, ये पढ़े थे। मगर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में आखिर यहाँ क्या प्रमाण मिला था, क्या कुछ कहीं से कुछ मिला था क्या। तो जिसमें से हम लोग ने भारत में पूर्व पाषाण काल को पढ़ लिए। तो हम लोग इस वीडियो में भारत में मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और भारत में नव पाषाण काल को पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल था। हम लोग मध्य पाषाण जानते हैं कि ये संक्रमण का काल था, यानी जैसे कैसे होता है कोई चीज़ 4G से 5 में जा 4G से 5G में जा रहे हैं, तो संक्रमण हो रहा है, एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो ये काल भी मध्य पाषाण काल कुछ उसी प्रकार से था। तो इसमें एक प्रमाण मिलता है, एक गुजरात में जगह है जिसका नाम है लंघनाच, है ना। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लंघनाच, ये लंघनाच, है ना। गुजरात में एक जगह है और पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, यहाँ से मध्य पाषाण काल का कुछ अवशेष मिला है, कुछ औजार मिला होगा इस प्रकार से, है ना। तो सवाल पूछ सकता है इसमें से ऐसे करके कि मध्य पाषाण काल में कहाँ से अवशेष मिला है। ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, गुजरात दे सकता है या लंघनाच दे देगा, है ना। इसको हम लोग पढ़े हैं कि औजार काफ़ी छोटे होते थे, कुत्ता को पालतू बनाया गया, है ना। सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ एवं यह हाथ से बना हुआ था, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी का बर्तन का प्रयोग जो हम लोग किए। नवपाषाण काल में तो चाक का आविष्कार हो गया, चाक से मिट्टी का बर्तन बनने लगा, मगर जब मध्य पाषाण काल था तो उसमें मिट्टी का बर्तन हाथ से बनाया हुआ रहता था। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़े कि पूर्व पाषाण काल में किस पे रहते थे, शिकार पर आश्रित रहते थे, शिकार करते थे, शिकार पे आश्रित रहते थे और फल ये सब खाएं और गुफा में रहें, इस प्रकार से। मध्य पाषाण काल जब आया तो लोग शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे, है ना। और इसी का प्रमाण मिला है राजस्थान के बागोर से, है ना। राजस्थान से कि पशुपालन भी होता था, इसका साक्ष्य मिला, इसका प्रमाण मिला है राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ये भी आई कर लीजिए, भी आई, ये पॉइंट, है ना। कि मध्य पाषाण काल में लोग शिकार भी करते थे और पशुपालन करते थे। इसका प्रमाण मिला है राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए, तो मध्य पाषाण काल में ये सबसे बड़ा, यही सबसे अच्छा था, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में नवपाषाण काल। भारत में नवपाषाण काल में क्या क्या, इसमें बहुत सारे, देखिए पता चलेगा आप लोगों को कि बहुत सारा, देखिए पता चलता है। देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि आदमी पहले क्या था, असभ्य था। आदमी धीरे धीरे क्या होने लगा ना, असभ्य से सब होने लगा, है ना। लोग गुफा से आवास में रहने लगे। तो इसी तरह से, है ना, क्या हो गया, धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा। जो हमारी पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, नदी के किनारे थी। तो एक सेकेंड, हाँ,
तो हाँ, इसमें है ना कि आदमी इसी प्रकार से धीरे धीरे गुफाओं से निकलकर आवास बनाने लगे और रहने लगे, है ना। इसी तरह से सभ्यता का विकास हो गया। तो आदमी लोग जो हमारे जो नवपाषाण काल में जो आदमी रहते थे, उसका मतलब कि पता चला आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में नवपाषाण काल, तो हम लोग जाने कि नवपाषाण काल का प्रमाण ये नवपाषाण काल का चीज़ है ये सब। तो ये सब पता चला जब इसको खुदाई किया गया, ये सब किया गया। तो जैसे कि यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से जगह है बुर्जहोम और गुफकराल, है ना। यहाँ से गर्त मिला, गर्त कहने को मिला कि यहाँ यह गर्त नवपाषाण, है ना। ज़मीन में गर्त बनाने का प्रमाण, फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि ज़मीन में गर्त बनाने का प्रमाण बुर्जहोम और गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ से मिला। यानी ज़मीन के अंदर बनाया हुआ, गड्ढा नहीं बनाया हुआ, लोग उसमें रहना चालू किया, तो ये मिला है। पूछेगा ज़मीन में गर्त बनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो बुर्जहोम और गुफकराल से मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार का एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे बिहार एसआई या तो बीपीएससी, तो उसमें देखिए इस सवाल पूछ सकता है ना। देखिए क्या हुआ कि बिहार में एक सारण जिला है ना। वहाँ सारण जिला में एक जगह है, इसका नाम है चिरांद, है ना। वहाँ से हिरण के हड्डी का औजार मिला। माने कि ये जो औजार था वो हिरण के जो है ना सींग से बनाया गया था वो औजार। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया बिहार के एग्जाम के लिए, है ना, कि बिहार के सारण जिला से, है ना। और दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो ब्रह्मगिरी था। वही अगर नवपाषाण कालीन अगर कोई स्थल था, ब्रह्मगिरी था, क्योंकि यहाँ से मानव जो कुछ अपना कुछ प्रयोग करते थे, है ना, उसका अवशेष मिला है वहाँ पर, है ना। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, ये याद रखिए कि नवपाषाण कालीन स्थल, है ना। यहाँ से उसका कुछ पूरा अवशेष मिला है, कुछ अवशेष, कुछ भी रहने का अवशेष, खाने का अवशेष, इस प्रकार से, है ना, ये अवशेष मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए फिर ये तो एकदम एग्जाम में पूछ ही देता है ये, तमिलनाडु के पिकली हल से गोबर के राख का ढेर मिला है ना। तो बताइए जब राख का ढेर मिल गया तो इससे सिद्ध हो गया कि लोग पशुपालन करते थे, है ना। तो पूछेगा कहाँ से गोबर का राख का ढेर मिला है ना, नवपाषाण कालीन, तो ये तमिलनाडु के पिकली हल, है ना। तो चलिए देखिए कुछ और है कि जैसे कि भारत में कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण था, है ना, वो कहाँ से मिला है। मतलब कहने का मतलब है वो मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी तत्कालीन जो है ना बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। ये यहाँ से मिला है ना। यहाँ के जो लोग थे वो लगभग 8000 ईस्वी पूर्व में गेहूँ की खेती प्रारंभ किए थे। कहाँ से, मेहरगढ़ से, है ना। गेहूं की खेती मेहरगढ़ 8000 ईस्वी पूर्व पहले किया था। और 7000 ईस्वी पूर्व इलाहाबाद में जगह है कोल्डिहवा, है ना, यहाँ से चावल की खेती का प्रमाण मिला है ना। मेहरगढ़ से मिला है गेहूं खेती का, कोल्डिहवा से चावल का, है ना। और चाक से निर्मित, 16 यहाँ चार्ट लिखा गया है ना, ध्यान नहीं दिया, है ना। चाक निर्मित मृद भांड, मृद भांड मतलब मृद मैंने मिट्टी, भांड मैंने बर्तन, है ना। मिट्टी का बर्तन जो है ना का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, है ना। जब नवपाषाण काल में जब चक्कीय बना था तो उसी में ना होगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये मेहरगढ़ वाला और एक ये कोल्डिहवा वाला। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहीं से गेहूँ मिला है 8000 ईस्वी पूर्व में आइए, और फिर चावल मिला है 7000 ईस्वी पूर्व में, है ना। अब देखिए ये तो हो गया, तो ये ख़त्म हो गया और क्या, यही था। अब हम लोग मानव की उत्पत्ति देखेंगे। देखिए इस प्रकार नवपाषाण काल के बाद भारत में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ और भारत की पहली नदी घाटी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, है ना। धीरे धीरे लोग अपना जब इस तरह से करने लगे तो फिर जैसे कहा जाता है कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो आर्य आए थे, है ना। इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि लोग कैसे कैसे रहते थे, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, व्यवस्था कैसा था, हम लोग सब पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए ये तो हम पढ़ लिए, हम अभी ही हम पढ़ा देते हैं मानव का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, है ना। ये अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, या तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे थे पाषाण काल, लौह काल, ताम्रकाल, हम लोग पाषाण काल के बारे में इतना पढ़ें तो वो किससे पढ़ें, एक प्रकार का एक सोर्स मिला
औजार के आधार पे उसका किया गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि ये औजार था इस प्रकार का, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिखित साक्ष्यों के आधार पे, है ना, उसको इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ना। अब जैसे समझाते हैं। लिखित साक्ष्यों कहने का मतलब हो गया कि किसी का मन इतिहास जो है कुछ मिला ही नहीं, कोई लिपि का ही विकास नहीं हुआ था, है ना। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लिपि मिला, कोई उसको पढ़ ही नहीं पाया, और फिर कभी एक बार ऐसा हुआ कि लिपि भी मिला, लोग उसको पढ़ भी लिया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, वही देख रहे हैं आगे। चलिए, हाँ, तो देखिए, लिखित साक्ष्यों के आधार पे हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। तो हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कि लिखित साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। एक कहलाता है, तीनों का है ना। पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज, प्री मतलब पहले, हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, यानी कि जिस टाइम में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानता है, लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है ना। जैसे हमारा ले लो पाषाण काल, है ना। पाषाण काल में लोग क्या जानता था, कुछ नहीं जानता था, ना लिपि का विकास हुआ था, ना कुछ हुआ था। वही सिंधु घाटी सभ्यता में देख लो, लिपि का विकास हुआ, मगर कोई अभी तक पढ़ा नहीं है उस लिपि को कि कौन सा लिपि था। उन लोग का भाषा था मगर पढ़ा कोई पढ़ नहीं पाया। तो जिसमें लिपि का विकास ही नहीं हुआ, तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लोग लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, है ना। उस काल में, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। चलिए, अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है कि लिपि मिला है लेकिन कोई इसको पढ़ नहीं सका है, तो ऐसा काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिला है, कोई पढ़ नहीं पाया, तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। अब अगला है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो होता है, ये ऐतिहासिक काल जो है, यानी हम कह सकते हैं कि जिस काल में मतलब कि लिपि प्राप्त हुआ है ना, यानी और उसको पढ़ भी पाया है लोग, है ना। जैसे में एक ब्राह्मी लिपि था, लोग इसको कहा जाता है कि प्राचीनतम लेख है ना। तो वही, सिर्फ वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर मिलने लगता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित साक्ष्य मिलना चालू हो गया लोगों को कि हाँ, अब ये इतिहास है, क्योंकि ये इतिहास उसी को मानता, कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए इतिहास को, यूं ही हवा में बात नहीं होती, है ना। ऐतिहासिक काल के दौरान लिखित प्रमाण लगातार इतिहास निर्माण में सहायता करता है। कोई चीज़ लिखा गया है तो क्या होता है, इतिहास का निर्माण होता है। कोई चीज़ लिखा गया है तो, है ना, तो सहायता करता है। भारत में ऐतिहासिक काल जो है 6ठी शताब्दी से पूर्व आरंभ हुआ था, अब वर्तमान तक है ना, जो अभी तक चल ही रहा है, ऐतिहासिक काल चल रहा है। और भारत में सबसे पहला जो, सबसे मतलब कि जो लिपि तो बहुत सारा मिला है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी लिपि मिला है, तो कोई उसको पढ़ नहीं पाया, मगर एक लिपि है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि, है ना। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत में पढ़ी जाने वाला प्राचीनतम लिपि है ना। और ये जो है वो पिपरावा में मिला है, यूपी में। पिपरावा जगह जो है यूपी में जगह है ना, पिपरावा, ये वहीं से मिला है। कौन? ब्राह्मी लिपि। और ये जो लेख है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, अतः यहीं से भारत का ऐतिहासिक काल आरंभ होता है, यहीं से चालू हो गया ऐतिहासिक काल। प्रमाण मिलने लगा ना, इसको लोग पढ़ पाया, है ना। तो यहीं तक था। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आदमी का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, है ना, धरती पर, है ना। समझ रहे हैं ना, कौन था आदमी, कौन पहला आदमी था जिसने वो उपकरण बनाया, कितना प्रकार के आदमी था, है ना। फिर बाद में जैसे हम लोग हैं होमोसेपियंस का वंशज हैं, है ना। इस प्रकार के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? अगर बढ़िया लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।